Good morning, all of you. Today's our topic is diabetes mellitus. My name is Ravi Mandloy. अब हम स्टार्ट करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस होता क्या है डेफिनेशन से और पूरा जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसीजेस कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, hyperglycemia resulting from defect in insulin secretion, insulin action, or both. Diabetes mellitus is chronic lifelong condition. Life affects your body ability to use the energy found in the food. ठीक है, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है? डायबिटीज़ मेलाइटिस ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसीज़, मेटाबॉलिक डिसीज़ का एक ग्रुप होता है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी के अंदर। इसे हम मेडिकल कंडीशन में हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ब्लड में इसका ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है, रिजल्टिंग डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? सिक्रीशन डिफेक्ट हो जाता है या फिर इंसुलिन एक्शन कम हो जाता है। दोनों में से कुछ भी एक चीज़ होती है। ये बहुत ही क्रॉनिक और लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। क्रॉनिक होती है, लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो हमने डेफिनेशन को देख लिया है। डायबिटीज़ मेलाइटिस क्रॉनिक लाइफ लॉन्ग कंडीशंस अफेक्ट योर बॉडीज एबिलिटी टू यूज़ एनर्जी फाउंड इन द फूड। जो भी फूड में एनर्जी होती है, जो हम खाना खाते हैं, उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं हो पाती है बॉडी के थ्रू। ठीक है, इसमें एबिलिटीज़ की कमज़ोर हो जाती है, डिसेबिलिटीज़ हो जाती है बहुत सारी। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसका थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने खाना खाया है, खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल ऑटोमेटिक बढ़ता है। एनर्जीज़ बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ को एनर्जीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इंसुलिन सीक्रेट होता है बॉडी में, इंसुलिन सीक्रेट होता है और जितना भी ग्लूकोज होता है वो सब यूज़ होता है बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ में। तो इतनी डिसेबिलिटीज़ आने के बाद में जब डायबिटीज़ का लेवल जब इंसुलिन का और ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ जाता है बॉडी में बहुत ज़्यादा, तो ये कई सारे ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट करता है और बॉडी के नॉर्मल टिश्यूज़ और सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने में डिले होता है और कई बार एनर्जी उतनी नहीं मिल पाती जितनी हमें उसकी ज़रूरत होती है। अब हम देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में क्या क्या होंगे जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेवल अगर नॉर्मल से हाई है तो साइन एंड सिम्टम्स क्या अपीयर होंगे इसमें। इनिशियल सिम्टम्स में क्या क्या आएंगे ये हम देखेंगे। पोलीयूरिया होगा, पॉलीडिप्सिया होगा, पोलीफेजिया होगा, अनइंटेंटेड वेट लॉस होगा, इरिटेबिलिटी एंड अदर मूड चेंजेस होंगे बहुत सारे, फटीग एंड वीकनेस होगा। ठीक है, यूरिन में पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया ये सब चीज़ें कॉमन है डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को जिनमें ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, वेट लॉस बहुत ज़्यादा होगा, वेट लॉस और इरिटेबिलिटी होगी, मूड स्विंग्स होंगे, मूड चेंजेस होंगे बहुत ज़्यादा। प्रॉपर जो मूड होता है एक नॉर्मल इंसान का, वो सब इससे इरिटेट होके इरिटेबिलिटी में मूड चेंजेस होने के बहुत ज़्यादा इसमें चांस रहेंगे और होगा भी। फटीग होगा, वीकनेस होगी, बहुत ज़्यादा बॉडी में वीकनेस होगा। इतना वीकनेस कि काम करने में प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी इन वर्किंग प्रोसेस और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अभी हम आगे देखेंगे। इसके साइन एंड सिम्टम्स अभी नॉर्मल तरीके से हम देख लेते हैं, जो कि लेटर जो साइन एंड सिम्टम्स जो आते हैं। शुरुआत में जब पेशेंट को हम देखते हैं तो डायबिटीज़ पे पता नहीं लग पाता कभी कभी कि शुगर का लेवल कितना है, और वो चेक करने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमारा शुगर लेवल कितना है। जब हम डॉक्टर से कभी परामर्श लेंगे, सलाह लेंगे, तभी चेक करेंगे, तभी जाके पता चलेगा कि डायबिटीज़ मेलाइटिस कितनी है और कितनी बड़ी हुई शुगर है हमारी। ठीक है, लेटर साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे उसमें? पर पर्स्पिरेशंस, इरिटेबिलिटी,
वुंड नॉट हील ईजीली, ट्रेमलिंग और कन्फ्यूजन। फर्स्ट साइन एंड सिम्टम हम देखे थे कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा फटीग होगा, मेलेज होगा, पेशेंट प्रॉपर तरीके से अपना वर्क नहीं कर पाएगा और वुंड हीलिंग करने में प्रॉब्लम होगी। अब इसमें भी यही चीज़ें हैं कि लेटर साइन एंड सिम्टम्स में जो बाद में साइन एंड सिम्टम पता चलते हैं, वुंड हीलिंग, इरिटेबिलिटी, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होगी, पर्स्पिरेशन होगा, वुंड हीलिंग नॉट ईजी से, आसानी से वुंड का हील नहीं हो पाना, ये एक मेन इसका साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि इससे पता चलता है कि हाँ डायबिटीज़ मेलाइटिस पेशेंट्स को इरिटेट कर रही है और वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ट्रेमलिंग होगी बहुत ज़्यादा, कन्फ्यूजन होगा, पेशेंट को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर बढ़ गई है, डायबिटीज़ हो गई है और काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है तो सिम्टम्स में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है पेशेंट्स को। ठीक है, कॉजेज़ अब हम इसके कॉजेज़ देख लेते हैं। कॉजेज़ में क्या होगा, किस कारण से, किन किन कारणों से डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है। ठीक है, किन किन कारणों से होगा, वायरल इन्फेक्शंस, जेनेटिक टेंडेंसी, लेक ऑफ विटामिन डी। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज़ और सर्टेन ड्रग्स एंड केमिकल्स, इन सब चीज़ों की वजह से हमें डायबिटीज़ मेलाइटिस होने का खतरा रहता है। कॉजेज़ के कॉज हैं ये सब, तो हम फर्स्ट कॉज से देखेंगे हम वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, सम रिसर्च हैज़ suggested that the immune system is activated in response to viral infection. As the immune cells are activated against the virus particles, they are also activated against the beta cell of the pancreas. Viruses that have been implicated in the caution of type 1 diabetes include rubella viruses. वायरल इन्फेक्शन हम देखेंगे, इसमें क्या होता है, कुछ रिसर्चों के द्वारा ये कहा गया है, सजेस्ट किया गया है कि इम्यून सिस्टम जब एक्टिव होता है, जब कोई बॉडी में वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम ऑब्वियसली एक्टिवेट होगा उन सब वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। तो जैसे ही वायरल पार्टिकल्स के अगेंस्ट में इम्यून का रिस्पॉन्स चालू होगा, इम्यून सेल्स क्या करेंगे, एक्टिवेट होंगे उस वायरस के अगेंस्ट में। दे आर ऑल्सो एक्टिवेट अगेंस्ट द बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियास। वो क्या करते हैं, बीटा सेल जो पेनक्रियास से रिलीज़ होता है, जो बीटा सेल जो पेनक्रियास के बीटा सेल्स होते हैं उनके भी अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लगेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, खुद की बॉडी खुद को ही खाने लगती है, खुद की बॉडी के ही सेल्स को, बॉडी की ही सेल्स इम्यून सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं कि ये बाहर का पार्टिकल है, उसे हटाने के लिए इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और वायरल जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अगेंस्ट उसको एक्शन करने के थ्रू सेल्स पे भी वो एक्शन कर लेता है, जो बीटा सेल्स हैं उनके। और इससे क्या होता है, वायरस दैट हैव बीन इम्प्लिकेटेड इन द कॉशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ इंक्लूड्स रूबेला वायरस। अब ये क्या कॉज करा देता है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, इसमें एक मेन वायरस का नाम दिया है उन्होंने, रूबेला वायरस। रूबेला वायरस में क्या होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और इतना एक्टिवेट होता है कि हमारे जो पेनक्रियाटिक जो सेल होते हैं, बीटा सेल्स, उनको क्या करता है, रूबेला वायरस को ख़त्म करने के लिए जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो क्या करते हैं, रूबेला वायरस के साथ साथ बॉडी के कुछ सेल को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए आ जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, और इससे क्या होता है, ये इसका मेन कॉज होता है। जो रूबेला वायरस है वो क्या कराता है, अगर रूबेला वायरस हुआ है तो अपने जो मेन सेल है उनको ख़त्म करेंगे, उससे क्या होगा, इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो पाएगा ठीक से, और इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ठीक से, रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ग्लूकोज बॉडी में बढ़ने लगेगा। ये इसका मेन एक कॉज हो गया वायरल इन्फेक्शन। दूसरा होता है जेनेटिक टेंडेंसी। जेनेटिक टेंडेंसी क्या होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ seems to run in families which suggests a genetic basis to the pathology of the condition. Some HLA human leukocyte antigens genotypes are known to raise the risk of developing type 1 diabetes. ठीक है,
बहुत सारे जेनेटिक कॉजेस भी होते हैं। जेनेटिक टेंडेंसी में क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस सीम्स टू रन द फैमिली विच सजेस्ट द जेनेटिक लिस्ट। जैसे मान लो आपके परिवार में आपके माता पिता, भाई बहन, किसी को भी, दादा परदादा, किसी को भी अगर डायबिटीज़ है तो उसका टेंडेंसी इतना रहेगा या उसका असर इतना रहेगा कि वो आने वाली जनरेशन पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है, या फिर बचपन से ही टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन का भी बताया गया इसके अंदर, जीनोटाइप होते हैं आर नाउन टू रेज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 1 डायबिटीज़। जो जीनोटाइप होते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, जो हमारी बॉडी में ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं उनमें भी बढ़ जाती है रिस्क कि डेवलप वो कर सकते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटिस भैया टाइप 1 डायबिटीज़ कर सकते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट जो एंटीजन होते हैं। ठीक है, ये हो गया जेनेटिक टेंडेंसी। अब तीसरा हम देखेंगे लैक ऑफ विटामिन डी। देयर इज़ थ्रू दैट लैक ऑफ विटामिन डी फर्स्ट ईयर ऑफ चाइल्ड लाइफ में रेज रिस्क ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ डेवलपिंग। विटामिन डी की कमी एक बहुत ही इसका मेन कॉज है, जो कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाती है डायबिटीज़ होने की। ठीक है, तो विटामिन डी की अगर कमी पूरी नहीं हो रही है तो भी चांसेस हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है। इसीलिए विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए बच्चे को बहुत सारी थेरेपीज़ भी देते हैं। जब हाइड्रोथेरेपी वो अपना सन लाइट में पेशेंट को रखते हैं जब बच्चे होते हैं उनको, और विटामिन डी के लिए उन्हें सन में रखने के लिए बोलते हैं। विटामिन डी ऊपर से भी हम फूड के थ्रू भी देते हैं, उनको न्यूट्रिशन के थ्रू भी देते हैं। तो ये एक तीसरा कॉज हो गया विटामिन डी का। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज़, चौथा ये है डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज़। अब क्या होगा डेवलपमेंट में, सम रिसर्चर्स हैव सजेस्टेड दैट द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट प्रोटीन इन काउज मिल्क may also lead to development of antibiotic that attack the beta cell of the pancreas. The presence of antibodies against pancreatic beta cells is seen in a subtype of type 1 diabetes mellitus. अब क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज़, इससे समझ में आ रहा है कि जब बॉडी में, पहले तो हम देख लेते हैं सम रिसर्चर्स हैव सजेस्टेड, कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है, सजेस्ट करना है कि एंटीबॉडी जो प्रोटीन्स, जो काऊ के मिल्क में जो प्रोटीन होता है उससे जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो गया, एंटीबॉडीज़ काऊ के मिल्क से प्रोड्यूस हुई। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, अटैक करते हैं बीटा सेल और पेनक्रियाटिक सेल। जो पेनक्रियास की जो बीटा सेल्स होते हैं उनके ऊपर इनका डायरेक्ट कभी कभी क्या होता है एंटीबॉडीज़ बनती है और वो क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं बीटा सेल्स को। कारण मैंने पिछले स्लाइड में बताया था आपको कि जब पेशेंट को कोई इन्फेक्शन होता है, ऐसे इन्फेक्शन हुआ और पेशेंट का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, इम्यून सिस्टम में हम जैसे ही कुछ फूड लिया, जैसे ही कुछ खाया पिया है, तो उससे क्या है एनर्जी बनेगी, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और इम्यून सिस्टम के कुछ सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे, पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं वहाँ पर जाकर सीधा अटैक करेंगे पेनक्रियास के बीटा सेल्स पर। तो इससे क्या होगा, द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स इज सीन अ सब टाइप ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये क्या होगा, एक सब टाइप कहलाएगा और टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस चांसेस बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाएंगे। ठीक है, पाँचवा हम देखते हैं सर्टेन ड्रग्स एंड केमिकल्स। कई बार क्या होता है, बहुत सारे ड्रग्स और केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, केमिकल्स लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं डायबिटीज़ होने के, डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के। सर्टेन ड्रग्स एंड केमिकल्स में ऑल्सो प्ले अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ बाय destroying the pancreatic beta cells. These includes chemicals such as pyrinuron, which is used as a rat poison and is no longer used in the USA. ठीक है, and anti-cancer and antibiotic agents called streptozotocin
यूज टू ट्रीट पेनक्रियाटिक कैंसर ऑल्सो डिस्ट्रॉय द पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स। यहाँ पर बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसे ड्रग्स जैसे कि मान लीजिए हम केमिकल्स कुछ ले रहे हैं, पायरीन्यूरॉन करके एक केमिकल होता है, इसको क्या करते हैं हम पॉइज़न के लिए इसको देते हैं, ठीक है, विच इज़ यूज टू अ रेड पॉइजन एंड इज़ नो लॉन्गर यूज इन द यूएसए, जो कि यूएसए में अभी इसको बैन कर दिया गया है, यूज़ में अभी नहीं लाया गया इसको पहले यूज़ करते थे, बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, और इससे क्या होने लग गया, फिर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए, डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा आने लग गए, क्योंकि ये क्या करता है, जो बीटा सेल है पेनक्रियास की, उन पे ये भी सीधा इफेक्ट करता था, और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स फिर इन चीज़ों से तो ठीक हो जाते थे, लेकिन आगे क्या है, उन्होंने बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते थे डायबिटीज़ होने की, इसीलिए अभी यूएसए में बंद कर रखा है, ठीक है, विच इज़ यूज्ड रेट ऑफ पॉइजन एंड आल्सो लॉन्गर यूज्ड इन यूएसए। एन एंटी कैंसर एंड एंटीबायोटिक एजेंट। अब क्या होता है, एक एंटी कैंसर और एंटीबायोटिक एजेंट होता है, कौन सा, स्ट्रेप्टोजोटोसिन। क्या ट्रीट करने में होता है, पेनक्रियाटिक कैंसर। जैसे मान लो कोई पेशेंट है, उसको पेनक्रियास का कैंसर है, वैसे ही उसको बहुत ज़्यादा रिस्क है डायबिटीज़ की, क्योंकि पेनक्रियास में उसको कैंसर हो गया है, तो वैसे भी वहाँ के सेल प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो पाएगा, और सीक्रेट नहीं होगा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा ठीक से सेल के थ्रू, तो वो इकट्ठा होगा, और वैसे ही वहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फिर से डिस्ट्रॉय करेगा बीटा सेल्स को, और वहाँ पर जो उसकी कार्य की क्षमता है जो पेनक्रियास की, वो रोकेगा या फिर उसको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। इसमें कुछ कॉजेज़ और हैं जो हम देख लेते हैं। वेट इसका एक मेन कारण हो गया है, वेट का बहुत ज़्यादा होना भी डायबिटीज़ का एक मेन कॉज है। फैट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं होना, बॉडी में कई बार किसी का स्टोमक बहुत ज़्यादा फैट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, स्टोमक में बेलीज बन जाती है, तो ये सब कॉजेज़ इसके मेन होते हैं। सेकेंडरी लाइफस्टाइल होती है, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा इसमें रूल होता है कि ठीक से प्रॉपर फूड नहीं ले पा रहे हैं, तो ये एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है, जिसमें कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाती है। उसमें रेस होता है, फैमिली हिस्ट्री होती है, अगर फैमिली में किसी को है, जैसे पिताजी को, माताजी को, किसी को, या फिर फादर, उन सबको अगर फैमिली हिस्ट्री है, तो बच्चों को भी होने के इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 हो सकता है, ठीक है। एज इसमें बहुत ज़्यादा मायने होगी, मोर देन 45 ईयर्स जो फैमिली के पर्सन्स होते हैं, जो जिसकी 45 ईयर्स से ज़्यादा एज है, उनको भी इसका बहुत ज़्यादा चांस होता है डायबिटीज़ होने का। प्रॉपर तरीके से डाइट मेंटेन नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर तरीके से लाइफस्टाइल ठीक से उनके नहीं होती है, कुछ भी खाते रहते हैं, कुछ भी पीते रहते हैं, और अपनी फूड या फिर हैबिट पे या डेली लाइफस्टाइल की हैबिट पे वो ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए कि 45 ईयर्स के बाद में बहुत ज़्यादा इसके चांसेस बढ़ते हैं। प्री डायबिटीज़, अगर पहले कोई डायबिटीज़ हुई हो या शुगर किसी चीज़ कारण से बढ़ी हुई हो, अभी हमने कोविड में भी देखा है कि बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड देने से भी डायबिटीज़ का खतरा था, एंटीबायोटिक कुछ ऐसे दे रहे थे कि जिनसे डायबिटीज़ मेलाइटिस पेशेंट को बाद में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए थे। और कई बार क्या होता है, कोविड ट्रीटमेंट के दौरान ही डायबिटीज़ पेशेंट को पकड़ लिया था डायबिटीज़ ने, तो ये एक मेन इसका कारण है। और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, एक पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है जिसमें ओवरीज में डिफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा, और वो डिफेक्ट क्या करता है, वो भी एक बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा या फिर इंसुलिन सीक्रेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उससे भी हम डायबिटिक का जो चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। बॉडी मास इंडेक्स हायर देन 25, बॉडी मास इंडेक्स अगर 25 से ज़्यादा है नॉर्मल इंसान से का जो ये जो बॉडी इंडेक्स मास है, ये अगर 25 से मोर देन है तो भी इसके चांसेस बढ़ेंगे बहुत ज़्यादा। और रिमूवल ऑफ पेनक्रियास, अगर पेनक्रियाटिक ऐसी कोई सर्जरी हुई है जिसमें सर्जन ने पेनक्रियास को रिमूव करना पड़ा है, कैंसर हो गया है मान लो, अधिकतर केसेस में होता है कैंसर के दौरान क्या होता है कि पेनक्रियास को निकाल के वो फिर ज़िंदगी भर के लिए पेशेंट का
एक डायबिटीज़ का एक रूल आउट हो जाता है, पूरा बन जाता है कि भैया इसको डायबिटीज़ के लिए हमें मेडिसिन्स और मेडिकेशंस देना ही देना है ज़िंदगी भर का उसका। अगर पेनक्रियाज ही नहीं रहा तो बीटा सेल नहीं रहेंगे, बीटा सेल नहीं रहेगा तो इंसुलिन सीक्रेट नहीं होगा, इंसुलिन सीक्रेट नहीं होगा तो बॉडी में जो फूड से जो बनने वाला जो ग्लूकोज है वो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं हो पाएगा, बॉडी में जमा होगा और उससे ही इंक्रीज़ होगा क्या, ब्लड ग्लूकोज लेवल, और डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा खतरा इसमें रहता है। ठीक है, ये सारे कॉजेज़ हो गए। हम जब से पेनक्रियास के बारे में देख रहे हैं कि पेनक्रियास में बीटा सेल्स होते हैं, ये सब होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी एनाटमी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को पता रहे कि एनाटमी पेनक्रियास जो है वो कैसा रहता है, कहाँ सीक्रेट होता है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे क्योंकि बीच बीच में बताना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या जिनको पता नहीं होता कि पेनक्रियाटिक जो एनाटमी है वो क्या होती है इसकी, तो हम थोड़ी सी ये देखेंगे, उसके बाद वापस हम नॉर्मल स्लाइड में अपनी आगे का जो है कंटेंट देखेंगे। तो पेनक्रियाटिक एनाटमी क्या होती है, इसमें ग्लैंड विथ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शंस। अब पेनक्रियास ऐसी ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन करती है। ठीक है, जो कि जिसका डक्ट भी होता है और डक्टलेस भी होती है, दोनों यहाँ पर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड मानी गई है। ये 15 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 15 से 25 सेंटीमीटर में आप एक स्केल, छोटी वाली जो स्केल आती है प्लास्टिक वाली, वो आप देख सकते हैं 15 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है पेनक्रियास। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और दूसरा 60 to 100 ग्राम्स, 60 से 100 ग्राम तक इसका वेट होता है। और उसका लोकेशन कहाँ होगा, रेट्रोपेरिटोनियम सेकेंड लंबर वर्टिबल लेवल। इसका लोकेशन कहाँ होता है, रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल कहाँ होता है, नीचे पेरिटोनियम कैविटी में होता है। पेरिटोनियम कैविटी में कहाँ, सेकेंड लंबर वर्टिबल लेवल। CTLS हम देखेंगे, CTLS से सर्विक्स, थोरेक्स, लंबर और सेक्रम। तो जो अपना थर्ड पोर्शन है CTL लंबर, सेकेंड लंबर वर्टिबल में ये इसका लोकेशन होता है। ठीक है, एक्सटेंडेड इन एन ऑब्लिक में रहता है और ट्रांसवर्स पोजीशन में रहता है। ट्रांसवर्स पोजीशन देखिए आप सबने, ट्रांसफर पोजीशन में रहता है। पार्ट ऑफ पेनक्रियास, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं ये देखेंगे हम। पार्ट्स में इसका हेड होता है, नेक होती है और बॉडी एंड टेल, 4 पार्ट्स होते हैं। हेड होगा, नेक होगा, बॉडी होगी और टेल होगी। ठीक है, ये हो गई इसकी पेनक्रियाटिक एनाटॉमी। अब हमने यहाँ तक देख लिया है पेनक्रियास क्या होता है, पेनक्रियाटिक डक्ट क्या होती है, पेनक्रिया कितने मतलब जो ये ग्लैंड होती है ये एक्सोक्राइन भी होती है, एंडोक्राइन भी होती है, ये भी देख लिया हमने। 60 से 100 अभी कौन सा हमने देखा था, 60 से 100 ग्राम के बीच में होती है और 15 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और लोकेशन भी इसकी हमने देख ली कि सेकेंड नंबर होती है जो कि रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी में होती है। ठीक है, अब इसमें हमने देखा है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस फर्स्ट हम देख रहे हैं जब से, तो इसके टाइप्स भी होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं। तो इसके 2 क्लासिफिकेशंस हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे, और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में हम फर्स्ट देख लेते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। फर्स्ट वन, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में टाइप 1 डायबिटीज़ आल्सो कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। ये क्या होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है। ठीक है, इसमें पूरी तरह से इंसुलिन पर हम डिपेंड करेंगे। मान लो कोई इन्फेक्शन हुआ, बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ, जैसे ही बॉडी के जो सेल्स होते हैं, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और जो सेल्स होते हैं वो क्या करेगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद में जो सेल्स है वो अटैक करेंगे सीधे बीटा सेल्स पे, तो इंसुलिन सीक्रेट होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जैसे ही इंसुलिन सीक्रेशन में कम हुआ तो क्या होगा, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा। तो ये इंसुलिन के ऊपर जो डिपेंड है, इंसुलिन के ऊपर जो डिपेंड है, ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, पूरी तरह से इंसुलिन पर डिपेंड है। इंसुलिन अगर नहीं हुआ बॉडी पर तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होना तय है, ये आप जान लीजिए। दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़ इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ इंसुलिन। इसमें क्या होता है,
इंसुलिन का लॉस होगा, प्रोडक्शन ऑफ बीटा सेल्स इन आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस इन द पेनक्रियास। अब पेनक्रियास में आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस भी होगा। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में क्या होगा, बीटा सेल्स प्रोड्यूस होंगे। बीटा सेल्स क्या होते हैं, यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, तो उसका लॉस हो जाएगा। जैसे ही इंसुलिन का लॉस होगा वही होगा पूरा, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू बी कॉल्ड जुवेनिल ऑनसेट डायबिटीज़। इसको हम क्या कहते हैं, जुवेनिल ऑनसेट बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे ही इंसुलिन का सीक्रेट कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा बीटा सेल का, ठीक है। बीटा सेल्स में आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स में से प्रोडक्शन अगर इंसुलिन का कम हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, जुवेनिल ऑनसेट, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा बिगिंस चाइल्ड में ही हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इसका मेन कारण है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। इट मे बी कॉज बाय अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अगर ऐसा हो रहा है तो ये जेनेटिक कॉज है, प्रोड्यूस नहीं कर रहा है बीटा सेल इंसुलिन को, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से ही प्रॉब्लम है, पेनक्रियास से ही प्रॉब्लम है, तो ये बचपन से ही बच्चों में जेनेटिकली देखा गया है, ठीक है। प्रीडिस्पोजिशन में इसको देखा गया। इट कुड ऑल्सो बी द रिजल्ट ऑफ फॉल्टी बीटा सेल्स। इसमें क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है इसका, बीटा सेल्स का इसमें पूरी तरीके से फॉल्ट होता है कि वो क्या कर रहे हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन का सीक्रेट नहीं कर रहे हैं, और इंसुलिन का सीक्रेट नहीं करेंगे तो इंसुलिन बनेगा नहीं, तो वैसे ही बॉडी में डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा जो कि प्रोड्यूस करता है नॉर्मली इंसुलिन, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा। आगे हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, टाइप 1 डायबिटीज़ ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है वो क्या करता है, बॉडीज़ को इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा अटैक करेगा। इंसुलिन प्रोडक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ, इसमें क्या होगा, ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम अटैकिंग द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। बॉडी के इम्यून सिस्टम क्या करेगा, अटैक करेगा इंसुलिन बीटा सेल्स के ऊपर, ताकि वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा फिर। ऑल्दो इट इज़ नॉट क्लियर वाई दिस हैपन, और ये अभी तक क्लियर तो नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली देखा गया है कि जब बीटा सेल्स, जो पेनक्रियास के बीटा सेल्स होते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में, वो क्या करते हैं, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे, और जैसे ही कोई इन्फेक्शन बॉडी में आता है तो अटैक करेगा इम्यून सिस्टम अपना बॉडी के उन सेल्स पे जो कि बाहर के हैं या फिर इन्फेक्शन है उन पर अटैक करेगा, और उनके साथ साथ ये बीटा सेल्स को भी अटैक करेगा। उससे क्या है, इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो उसमें रुकावट आएगी, ठीक है। ऑल्दो इज नॉट क्लियर टू हैपन अ लैक ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड मीन्स इनएडेक्वेट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। अगर इंसुलिन का बहुत ज़्यादा कमी हुई है बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर, तो ग्लूकोज भी सेल्स के थ्रू नहीं हो पाएगा कवर। जैसे मान लो अपने बॉडी के जो सेल्स और जो टिश्यूज़, जो मसल्स होते हैं, उनको सबको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए ग्लूकोज बहुत ज़रूरी है। जैसे ही खाना खाया, ग्लूकोज क्या होगा, कन्वर्ट होगा एनर्जी में। इंसुलिन क्या होगा, इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को पकड़ के रखता है। इंसुलिन जितना सीक्रेट होगा उतना अच्छा भी होगा बॉडी के लिए, ज़्यादा भी सीक्रेट होना अच्छा नहीं है, कम भी सीक्रेट होना अच्छा नहीं है। इंसुलिन नहीं होगा तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बॉडी क्या करेगी, सेल्स क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं और अपने एनर्जी में यूज़ करते हैं। अब जैसे ही जो इंसुलिन है वो सीक्रेट नहीं होगा तो जो ग्लूकोज है वो बॉडी में जमा होगा, इंसुलिन के साथ में ग्लूकोज फिर बॉडी के सेल्स को प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। सेलुलर फंक्शन, एनर्जी प्रोवाइड एनर्जी सेलुलर फंक्शन, सेलुलर फंक्शंस में एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी और कंसिक्वेंसली ग्लूकोज रिमेंस इन द ब्लड लीडिंग टू हाई ब्लड शुगर लेवल। इससे क्या होगा, पूरा यही है पैथोफिजियोलॉजी में। जैसे मान लीजिए आपको इन्फेक्शन हुआ है, बॉडी के कुछ सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, वो अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं, इंसुलिन सीक्रेट भी कर रहे हैं, डायबिटीज़ का कोई रोल नहीं है। लेकिन इन्फेक्शन हुआ है और जैसे ही अपने इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुए बॉडी का, और उसने क्या करा है, जो इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाना चालू करी है, एंटीबॉडीज़ बनी है, वो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए तत्पर वहाँ आ जाएंगी। जैसे डिस्ट्रॉय करेंगी, कुछ बीटा सेल्स भी उसकी चपेट में आएंगे, और बीटा सेल्स जैसे ही चपेट में आएंगे पेनक्रियास डिस्टर्ब होगा। पेनक्रियास का फिर रोल क्या है, इंसुलिन सीक्रेट करना। इंसुलिन डिस्टर्ब होगा, इंसुलिन जैसे ही डिस्टर्ब होगा, बॉडी को ग्लूकोज की मात्रा
प्रॉपर तरीके से सेल्स को नहीं मिल पाएगी, और सेल्स को नहीं मिलेगी तो बॉडी में इकट्ठा होगा और जमा होगा तो ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। और यही है हमारी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस का पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स और देख लेते हैं हम। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स और आते हैं। कॉस्मोल ब्रीदिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा होता है कभी कभी, नौशिया वॉमिटिंग होगी, पॉलीडिप्सिया होगा, पॉलीयूरिया होगा, पॉलीफेजिया होगा। ठीक है, ये साइंस बहुत ज़्यादा पेशेंट में देखने को मिलेंगे जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होगा। आगे हम चल के देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है? ठीक है, बाय फार द मोस्ट कॉमन फॉर्म of diabetes is type 2 diabetes, accounting for 95% of diabetes cases in adult. It used to be called an adult onset diabetes or non-insulin dependent diabetes. ठीक है, अब टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा देखा गया है 95% ऑफ डायबिटीज़ में, जो कि एडल्ट्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, इसको ही हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं। टाइप 1 में हमने देखा था कि इंसुलिन सिक्रीट नहीं होने की वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो रही थी। बॉडी में जो ग्लूकोज जो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा था और जो ब्लड में रुक रहा था, वो है टाइप 1 डायबिटीज़। और यहाँ पर क्या होगा? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन का कोई रोल नहीं होता इसके अंदर। इंसुलिन के ऊपर मतलब रोल तो होता है, लेकिन इंसुलिन का ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होता है। इसका हम इंसुलिन का जो पैथोफिजियोलॉजी है, अपना जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, इसका हम पैथोफिजियोलॉजी देख लेंगे कि इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट क्यों होता है। ये पैथोफिजियोलॉजी इसकी देखते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस और रिड्यूस इंसुलिन सेंसिटिविटी। ये किस वजह से होता है? या तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाएगा बॉडी में, जितना भी इंसुलिन सिक्रीट कर रहे हैं पेनक्रियास, वो प्रॉपर तरीके से बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर तरीके से बाइंड नहीं हो पा रहा है, या फिर इंसुलिन की सेंसिटिविटी इसमें कम हो गई है। ठीक है, जितना सेंसिटिव इंसुलिन होता है उसका सेंसिटिविटी कम हो गई। ठीक है, रिड्यूस इंसुलिन सिक्रेशन विच केसेस बिकम एब्सोल्यूट द इफेक्टिव रिस्पॉन्सिव ऑफ द बॉडी इंसुलिन ऑलमोस्ट सर्टेन इन्वॉल्व्स द इंसुलिन रिसेप्टर इन सेल मेम्ब्रेन। अब क्या होता है? डायबिटीज़ मेलाइटिस 2 में कभी कभी रेजिस्टेंस हो गया, या फिर जो सेल्स होते हैं बॉडी के, या फिर जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है? बाइंड नहीं कर पाता है, प्रॉपर, और जो रिसेप्टर होते हैं जो सेल्स के, वो प्रॉपर तरीके से बाइंड नहीं हो पाते हैं। इस वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। द पेनक्रियाज यूजुअली प्रोड्यूस सम इंसुलिन। पेनक्रियाज तो अपना इंसुलिन क्रिएट कर ही रहा है, लेकिन जो बॉडी के सेल्स का वर्क जो होता है इंसुलिन के अगेंस्ट, वो नहीं कर पा रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ इज कॉज्ड बाय आइदर इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स इंसुलिन और लैक ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ इंसुलिन बाय वेरियस सेल ऑफ द बॉडी। अब क्या करते हैं? इंसुलिन तो अपनी जगह सीक्रेट हो रहा है, मान लीजिए थोड़ा बहुत इंसुलिन सीक्रेट भी हो रहा है। अब टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है कि इंसुलिन सीक्रेट होता है, लेकिन क्या करता है? इंसुलिन बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके साथ बाइंड करने में डिफ़िकल्टी आती है, बाइंड नहीं कर पाता है। इस वजह से इसको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में रखा गया है। और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में इंसुलिन तो सीक्रेट हो ही रहा है, बस वो बाइंड करके बॉडी को प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज यूज़ करने में हेल्प नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गई पैथोफिजियोलॉजी इसकी। और देख लेते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स में क्या होगा? रिव्यू द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ पेनक्रियास, डिफाइन डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये सब हमने ऑब्जेक्टिव्स में, ये उद्देश्य हैं हमारे जो कि हमको अभी जो देख रहे हैं। एक्चुअली मुझे पहले इसका रिव्यू करना है, तो आपको मैं एक बार ये भी बता देता हूँ। इसका हम ऑब्जेक्टिव्स में देखेंगे रिव्यू द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ पेनक्रियास, डिफाइन डायबिटीज़ मेलाइटिस। रिव्यू करना है एनाटॉमी फिजियोलॉजी पेनक्रियास की, डिफ़ाइन करना है डायबिटीज़ मेलाइटिस को, डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़ के क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं ये हमने देख चुके हैं यहाँ तक। ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये हमने पूरा देख लिया है। अभी इसके बारे में और कुछ समझाना बाकी है भी, साइन एंड सिम्टम्स और थोड़ा बहुत है।
क्योंकि कॉजेज एंड साइन एंड सिम्टम्स मैंने देख लिए हैं टाइप 1 के। ब्रीफली एक्सप्लेन टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ को ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, अभी पैथोफिजियोलॉजी पर हैं, कॉज और साइन एंड सिम्टम अभी देखेंगे हम। तीसरा इसका एक्सप्लेन डायग्नोस्टिक टेस्ट और डिटेक्ट डायबिटीज़। आगे हम देखेंगे इसमें एक्सप्लेन करना है हमें, इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट है और कुछ डिटेक्शन है इसमें कि क्या क्या हम डायग्नोसिस करेंगे और कैसे डिटेक्ट करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस को। ट्रीटमेंट इसका देखेंगे आगे। लिस्ट डाउन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़, इसका कॉम्प्लिकेशंस की लिस्ट हम देखेंगे। और कोलैबोरेटिव केयर ऑफ डायबिटीज़, कोलैबोरेटिव केयर लास्ट में क्या क्या होगी जो केयर हम देंगे। इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, टाइप देखेंगे। ये सब हम हमारे ऑब्जेक्टिव में रख के ये सब चीज़ें आपको शो ऑफ करेंगे। अभी हमने टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस पर पहुँचे हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस जहाँ तक हो सकता है मैं आपको अच्छे से इसको क्लियर करने में हेल्प करूँगा, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा। अब हम डायग्नोस्टिक इसके टेस्ट देखते हैं कि क्या क्या इसके टेस्ट होते हैं जो जिनसे हम इसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, एक ये टेस्ट होता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट होता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट हैं हम अधिकतर इसमें से कुछ टेस्ट क्या करते हैं नॉर्मली हम वार्ड्स में या फिर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ में ये सब टेस्ट हम करके पहले ही हम देख लेते हैं, या फिर डॉक्टर जो भी होता है कंसल्टेंट जो भी कंसल्ट करते हैं डॉक्टर, वो सब इसको पहले से ही मशीन के थ्रू चेक कर लेते हैं। हमारा ग्लूकोमीटर होता है, ग्लूकोमीटर से इसको रैंडम ब्लड शुगर लेना, फास्टिंग ब्लड शुगर लेना, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, ये सब टेस्ट नॉर्मली हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट में आते हैं। तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट क्या होता है, एन AIC लेवल ऑफ 6.5% और हायर ऑन 2 सेपरेट टेस्ट इंडिकेट्स दैट यू हैव डायबिटीज़। एक लेवल होता है हीमोग्लोबिन का, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का, जो कि 6.5% और हायर होता है। तो 2 अलग अलग सेपरेट टेस्ट होते हैं इसके, जिससे इंडिकेट हो जाता है कि डायबिटीज़ है या नहीं, ठीक है। एंड AIC बिटवीन 5.7 एंड 6.4% इंडिकेट्स प्री डायबिटीज़। मान लीजिए 6.5 जो है इससे और इससे हायर होते हैं तो उसका डायबिटीज़ का हम इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर 5.7 से 6.4 के बीच में भी अगर ये लेवल इसका है तो प्री डायबिटीज़ में हम इस पेशेंट को ले सकते हैं, ठीक है। बिलो 5.7 इज़ कंसिडर नॉर्मल। अगर 5.7 से नीचे है तो हम उसको नॉर्मल डायबिटीज़ में लेंगे, नॉर्मल पेशेंट्स में लेंगे। लेकिन अगर 5.7 से ऊपर है, 6.4 के नीचे है, तो हम उसे प्री डायबिटीज़ में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, ये भी अपने लैब्स में अवेलेबल होता है, जो कि हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ में चेक होता है, टेस्ट होता है, ठीक है। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, जो कि हम रैंडमली ले लेते हैं कभी भी ग्लूकोमीटर से। रैंडम ब्लड शुगर लेवल ऑफ 200 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर MgDL में होता है अपना रैंडम ब्लड शुगर। 200 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर होता है 11.1 मिलीमोल्स पर लीटर और हायर सजेस्ट डायबिटीज़, ठीक है। अगर 200 mg पर DL से ज़्यादा है रैंडम ब्लड शुगर तो हम इसे हायर सजेस्ट डायबिटीज़ और इसको हम डायबिटीज़ में लेंगे, ठीक है। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, फास्टिंग में क्या होता है, फास्टिंग फूड शुगर लेवल फ्रॉम 100 to 125। फास्टिंग अगर है तो फास्टिंग शुगर भी हम ग्लूकोमीटर से चेक करके देखते हैं कि 100 से 125 के बीच में होनी चाहिए, या फिर 5.6 to 6.9 मोल पर लीटर इस कंसिडर प्री डायबिटिक। अगर मान लीजिए यही होता है 5.6 से 6.9 के बीच में अगर इसका लेवल होगा फास्टिंग का ब्लड शुगर का, तो ये भी प्री डायबिटीज़ में आएगा, ठीक है। 100 से इसका लेवल 125 तक होता है। इफ़ 126 126 mg/dl, जिसको हम 7 मोल पर लीटर, सारी इसमें दे रखे हैं, ये इसकी वैल्यूज़ हैं। और हायर ऑन 2 सेपरेट टेस्ट यू हैव डायबिटीज़। अगर मान लीजिए 2 सेपरेट टेस्ट करके हमने देखे हैं और अगर 126 mg/dl या फिर 7 मोल पर लीटर से ज़्यादा है टेस्ट में आया है तो यू हैव डायबिटीज़, हम उसको मानेंगे, ठीक है।
एक होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल लेस देन 140 mg/dl 7.8 मोल पर लीटर इज़ नॉर्मल। ये एक नॉर्मल लेवल होगा 140 mg/dl। और रीडिंग मोर देन 200 mg/dl 11.1 मोल पर लीटर से ज़्यादा अगर रीडिंग आई है आफ्टर 2 आवर्स इंडिकेट डायबिटीज़। तो क्या होगा, 2 घंटे के बाद उसको अगर इतना शुगर 200 से ज़्यादा अगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो भी उसको डायबिटीज़ मिलेंगे, डायबिटीज़ मेलाइटिस है। रीडिंग बिटवीन 140 to 199 mg/dl जो 140 से 199 के बीच में अगर इसका टेस्ट में दिखा रहा है तो भी ये प्री डायबिटिक में इंडिकेट करेंगे ये सब चीज़ें। तो हमने इसमें पहले ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन देख लिया। ये जो टेस्ट होता है इसमें अगर 2 लेवल बताए गए हैं। एक तो अपना AIC का जो लेवल होता है वो जो पैथो में होता ही है, अपना पैथो जो लैब होता है उसके अंदर हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। 6.5% और हायर होता है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो इंडिकेट क्या करेगा, डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है। तो रैंडम ब्लड शुगर में क्या होगा, जब रैंडमली हम लेंगे तो 200 mg/dl से अगर ज़्यादा है तो सजेस्ट करेंगे हम इसको डायबिटीज़ है। तो फास्टिंग ब्लड शुगर में कैसे पता लगेगा? फास्टिंग में 100 से 125 के बीच में अगर शुगर आ रहा है तो नॉर्मल है, और 125 से 126 से ऊपर अगर है तो ये डायबिटीज़ कहलाएगा। ओरल जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है इसमें क्या होता है, 200 140 इस नॉर्मल होता है। अगर 200 के ज़्यादा रीडिंग आती है तो भी इसको इंडिकेट करेंगे डायबिटीज़ में, और अगर रीडिंग 140 से 199 के बीच आएगी तो भी इंडिकेट इसको प्री डायबिटिक में करेंगे। जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है इसके अंदर हम अगर इसको देखें तो अब हमने इसको डायग्नोस्टिक टेस्ट देख लिए। अब मॉनिटरिंग कैसे करते हैं ये तो सबको पता ही होगा। हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ में मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज का डेली रूटीन में आ ही जाता है। मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल में सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, सेल्फ मॉनिटर भी कर सकता है पेशेंट। ठीक है। अलाउ सेल्फ मैनेजमेंट डिसीजन रिगार्डिंग डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशंस अलाउ होता है इसमें। सेल्फ मैनेजमेंट होता है, सेल्फ डिसीजन होता है रिगार्डिंग डाइट, कैसी डाइट लेना है, कैसे एक्सरसाइज करना है, सुबह शाम करना है, एक टाइम करना है, एक्सरसाइज बराबर प्रॉपर तरीके से करना है, मेडिकेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, खाना अपना एक्सरसाइज हो गया, डिसीजन मैनेजमेंट सेल्फ से हो गया, इसका मेडिकेशन हो गया, कैसा हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं, कैसे डाइट ले रहे हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंट फॉर डिटेक्शन एपिसोडिक हाइपर ग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। इम्पोर्टेंट फॉर डिटेक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिटेक्शन के लिए कि हाइपरग्लाइसीमिया है या हाइपोग्लाइसीमिया है। शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा तो नहीं है, शुगर का लेवल बहुत कम तो नहीं है, इसीलिए हम मॉनिटर करते इसको करते हैं। पेशेंट्स एजुकेशन इज़ क्रूशियल। पेशेंट एजुकेशन भी होता है, पेशेंट एजुकेशन भी करेंगे मॉनिटर करके, इसमें बताएंगे कि हाँ भैया मॉनिटर करवाइए आप, ताकि आपको पता लगे कि आपकी बीमारी कितनी है, डायबिटीज़ ज़्यादा है या बहुत कम है। ये सब चीज़ें इसके अंदर मॉनिटरिंग में हम ब्लड ग्लूकोज लेवल देखेंगे। ठीक है। जिसमें सेल्फ मॉनिटरिंग आ गई है, सेल्फ मॉनिटर कर सकते हैं, अलाउ सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ डिसीजन भी ले सकते हैं हम कि हाँ डाइट कैसे लेना है हमको। डायबिटिक अगर हम ज़्यादा है, अगर मान लो हमने मॉनिटर किया है और डायबिटीज़ की मात्रा या फिर शुगर लेवल की मात्रा ब्लड में ज़्यादा आई है या फिर कम आई है तो हमें उसके अकॉर्डिंग डाइट लेना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। सुबह शाम हम कैसे किस टाइप से एक्सरसाइज करें ताकि हमारे डायबिटीज़ पे कंट्रोल हो। एंड मेडिकेशंस हम क्या क्या जो डॉक्टर्स के जो प्रेस्क्रिप्शंस हम ले रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, टाइम टू टाइम। इंपॉर्टेंट डिटेल ये सब इम्पोर्टेंस होता है मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज का, कि मॉनिटर करने के बाद में ये सब चीज़ें पता चल जाए तो कम से कम उसे डायबिटीज़ को टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, दोनों को मेंटेन करने में हेल्प होता है और पेशेंट को आगे भी प्रॉब्लम इसमें ना आए। ठीक है। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा ये तो हम पहले देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं इसमें टाइप 1 टाइप 2 में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। टाइप 1 क्या होता है, यंग एज में होता है। ठीक है। टाइप 2 मिडिल एज और एल्डरली। टाइप 2 बहुत ज़्यादा मिडिल एज में और एल्डरली होता है। और नॉर्मल BMI बॉडी मास इंडेक्स में नॉट ओबेस अगर पेशेंट है तो उसको नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स में भी हो जाएगा। टाइप 1 डायबिटीज़ इसके चांसेस हो जाते हैं, ये कभी कभी टाइप 1 में
होता है। और टाइप 2 में क्या होगा, यूजुअली ओवरवेट और ओबेस। जो यूजुअली ओवरवेट पेशेंट्स होते हैं, जो ओबेस पेशेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, जो ज़्यादा चर्बी वाले पेशेंट होते हैं, उनके अंदर यूजुअली टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस देखा गया है। टाइप 1 में क्या होगा, नो इमीडिएट फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री नहीं होगी। इमीडिएट जो फैमिली हिस्ट्री होती है वो नहीं भी होगी तो भी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस होने का रहेगा। और जो टाइप 2 है उसमें फैमिली हिस्ट्री, यूजुअल फैमिली हिस्ट्री होती है मेनली इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस में, या इसको फैमिली में अगर किसी को डायबिटीज़ मेलिटस है या फिर पहले से ही डिफेक्ट है, जेनेटिक डिफेक्ट है, तो भी उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस में आएगा। ऐसा स्पेसिफिक टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस में नहीं दिया गया है, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ सिंड्रोम सिम्टम्स वीक्स। इसमें क्या होता है, सिम्टम्स में भी प्रेजेंट फॉर मंथ ईयर्स। अब टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस में जो सिम्टम्स होते हैं वो कुछ दिनों तक या कुछ वीक्स तक रह सकते हैं, ठीक है। और जो सिम्टम्स जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस में जो सिम्टम्स होते हैं वो कहीं महीनों तक और कहीं सालों तक देखे जाते हैं, ठीक है। और कैन इसमें टाइप 1 में हम देखेंगे कैन प्रेजेंट विथ डायबिटिक कोमा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, और डू नॉट प्रेजेंट इन डायबिटिक कोमा। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है, कैन प्रेजेंट विथ डायबिटिक कोमा, डायबिटिक कोमा में हो जाता है पेशेंट कभी कभी। इसमें हम डायबिटिक कोमा नहीं देखते हैं टाइप 2 में, ठीक है। डायबिटीज़ किस जो आप सुनते हैं अपन, जो डायग्नोसिस होती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया, बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ बनना चालू हो गई है बॉडी में, और ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस में बहुत कम या नहीं देखा जाता, ठीक है। लास्ट में अपने पास में इसका डिफरेंस है इंसुलिन रिक्वायर्ड। अब अगर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस किसी पेशेंट को है तो इसमें रिक्वायर्ड का होगा, इंसुलिन का रिक्वायरमेंट होगा। जितना इंसुलिन देंगे उतना डायबिटीज़ मेलिटस फर्स्ट क्या होता है, इंसुलिन पर डिपेंड होता है ये। तो इंसुलिन जितना भी हम इंसुलिन प्रोवाइड करवाएंगे बॉडी में, उतना ये बॉडी को हेल्प करेगा डायबिटीज़ मेंटेन करने में। इसमें इसका ही उल्टा है डायबिटीज़ 2 में। डायबिटीज़ 2 में क्या होगा, प्रीवियस डायबिटिक इन प्रेगनेंसी, डायबिटीज़ हम इंसुलिन नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है, इंसुलिन नेसेसरी रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्योंकि इंसुलिन तो प्रोड्यूस होता ही होता है, लेकिन जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, इसीलिए इसको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस में रखा गया। और इंसुलिन रिक्वायर्ड और इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता। प्रीवियस डायबिटिक इन प्रेगनेंसी, इसमें क्या होता है, प्रीवियस डायबिटीज़ हो जाती है प्रेगनेंसी के अंदर, तो भी बच्चे को होने के चांसेस उसमें रहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस में। इसी से जनरेशन से जनरेशन चलता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। तो हमने दोनों का डिफरेंस देख लिया अभी, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस में क्या है और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस में क्या है। सीधा सा इसमें यही है कि टाइप 1 में यंग एज में होता है और टाइप 2 में क्या होता है, मिडिल एज और एल्डरली पर्सन में होता है, ठीक है। टाइप 1 में क्या होता है, नॉर्मल बीएमआई इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स जो है, अगर पेशेंट नॉर्मल है, ओबेस भी नहीं है, मोटा नहीं है, चर्बी ज़्यादा नहीं है, तो भी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। और यूजुअली ओवरवेट जो ओबेस पेशेंट होते हैं इनमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस देखा गया है। टाइप 1 में क्या होगा, वही नो इमीडिएट फैमिली हिस्ट्री नहीं भी होगी। इसमें क्या होगा, यूजुअली फैमिली हिस्ट्री होगी टाइप 2 में। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सिम्टम्स आएंगे और कुछ वीक्स तक रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। लेकिन टाइप 2 में यही महीनों और सालों तक इसके सिम्टम्स रहते हैं। कैन प्रेजेंट इन विथ डायबिटिक कोमा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस प्रेजेंट रहेगा टाइप 1 में, और टाइप 2 में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नहीं होगा, जो कि कीटोन बॉडीज़ जो बनती है बॉडी में वो। इंसुलिन रिक्वायर्ड, टाइप 1 में इंसुलिन रिक्वायर्ड होगा, इंसुलिन की ज़रूरत होगी। जैसे ही इंसुलिन हम डालेंगे बॉडी में, बाहर से हम इंसुलिन देंगे तो बॉडी क्या करेगी, इंसुलिन को लेके प्रॉपर तरीके से बॉडी का वर्क करेगी और प्रॉपर तरीके से सेल्स को जो एनर्जी है, जो ग्लूकोज है, वो प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। और टाइप 2 में क्या होगा कि इंसुलिन नेसेसरी नहीं होगा, इंसुलिन पहले से ही सिक्रीट हो रहा है, बॉडी के सेल्स जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, बाइंड नहीं कर रहे हैं इंसुलिन से, और उसके कारण इंसुलिन इसमें नेसेसरी नहीं होता है। इंसुलिन प्रॉपर तरीके से पहले ही उसमें एब्जॉर्ब होता है। प्रीवियस डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, और टाइप 2 में हम देखते हैं एक वो कंडीशन हो जाती है, प्रीवियस डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के पहले ही डायबिटीज़ होना चालू हो जाती है। कई लेडीज़ को या फिर कई फीमेल्स को हमने देखा है कि प्री एक्लाम्सिया या फिर ये सब इसमें होते हैं। तो हमारा डिफरेंस हो गया है दोनों में। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। और अब
इंसुलिन हम जो बाहर से दे रहे हैं उसका हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंसुलिन हम बाहर से दे रहे हैं तो वो कैसे वर्क करेगा बॉडी के ऊपर, ठीक है। ये पता चलना ये बहुत ज़रूरी है कि इंसुलिन भी दे रहे हैं तो कितनी मात्रा में दे रहे हैं, कितनी मात्रा में देना है, कितना ग्लूकोज बढ़ा हुआ है तो कितना इंसुलिन देना है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि डायबिटिक पेशेंट में। तो व्हाट इज़ इंसुलिन एंड हाउ डज इट वर्क, इंसुलिन क्या होता है और कैसे वर्क करता है, ठीक है। इंसुलिन is the principal hormone that regulates uptake of glucose from the blood into most cells, primarily muscles and fat cells, but not central nervous system cells, ठीक है। अब इंसुलिन क्या होता है, एक प्रिंसिपल हार्मोन होता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है बॉडी का जो कि रेगुलेट करता है और ग्लूकोज को कवर करके, ग्लूकोज को लेके कहाँ से, ब्लड से और मोस्ट सेल तक पहुंचाता है, एनर्जी या मसल्स को या फैट सेल्स को पहुंचाता है ताकि उनको एनर्जी प्रोवाइड हो सके, एनर्जी मिल सके। इंसुलिन का क्या होता है, इंसुलिन एक प्रिंसिपल हार्मोन होता है बॉडी के अंदर जो कि ग्लूकोज जो बॉडी में बनता है, जैसे हमने कुछ खाना खाया, खाना खाते ही ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में बढ़ेगी, ब्लड में बढ़ेगी। उसके 2 घंटे बाद हम जैसे ही शुगर चेक करते हैं, शुगर में भी हमारा बढ़ा हुआ थोड़ा सा ग्लूकोज आता है क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा उसमें बॉडी में बढ़ती है। जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में बढ़ेगी, पेनक्रियाज से जो आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस हैं वहाँ से जो बीटा सेल्स हैं वो क्या करेंगे, इंसुलिन सिक्रेट करेंगे। ये हार्मोन जैसे ही बॉडी में पहुँचेगा, ये सब ग्लूकोज को लेके इंसुलिन पूरे बॉडी के जो सेल्स हैं, ब्लड से ये इंसुलिन उठाएगा और पूरे बॉडी के जो सेल्स हैं उसमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए उन्हें वहाँ तक इंसुलिन ग्लूकोज का पहुँचाने में हेल्प करेगा। प्राइमरीली किस में, मसल्स में जाएगा और फैट सेल्स में जाएगा, लेकिन सेंट्रल नर्व सिस्टम के सेल्स में कभी नहीं जाता है, ठीक है। जैसे ही ब्लड से उठाया और पूरे बॉडी के सेल्स में जाएगा ताकि उनको एनर्जी मिल सके। देयरफॉर डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन और द इनसेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर्स प्लेज अ सेंट्रल रोल इन ऑल द फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन अगर हो गई है मान लो, तो क्या होता, इनसेंसिटिविटी होगी, सेंसिटिव होंगे ही नहीं रिसेप्टर। जब रिसेप्टर को इंसुलिन ही नहीं मिल रहा है, इंसुलिन प्रॉपर तरीके से बाइंड नहीं हो पा रहा है, इंसुलिन अगर नहीं होगा तो बाइंड कैसे होगा, बाइंड नहीं होगा तो रिसेप्टर वर्क कैसे करेंगे, तो रिसेप्टर भी इंसेंसिटिव हो जाते हैं, वर्क नहीं कर पाते हैं और प्ले ए रोल ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस में सबसे अहम रोल इंसुलिन का ही माना जाता है। इंसुलिन अगर सीक्रेट नहीं होता है तो बॉडी का जो सेल्स होता है उसको बाइंड नहीं कर पाएगा, क्या, अपना इंसुलिन है वो बाइंड नहीं कर पाएगा, और बाइंड नहीं करेगा तो ग्लूकोज भी नहीं मिलेगा उसको, और ग्लूकोज बाइंड नहीं कर पाएगा तो बॉडी को प्रॉपर तरीके से एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और यही मेन कारण होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस का, ब्लड का ग्लूकोज बढ़ने का, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड आर कन्वर्टेड विद इन अ फ्यू आवर्स। बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कभी कभी क्या होता है, कन्वर्ट होता है फूड में, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कन्वर्ट होता है और मोनोसेकेराइड्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। द प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन द ब्लड एंड यूज बाय द बॉडी एज फ्यूल। अब ये क्या करता है, बॉडी में फ्यूल की, जैसे गाड़ी नहीं चलती, गाड़ी में फ्यूल की मात्रा हम डालते हैं तभी गाड़ी चलती है, ऐसे ही हमारी बॉडी में मोनोसेकेराइड ग्लूकोज बनते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि अहम रोल निभाते हैं हमारी बॉडी को चलाने में या फिर बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में। द प्रिंसिपल फाउंड इन ब्लड एंड यूज बाय द बॉडी एज फ्यूल, ठीक है। इंसुलिन इज़ रिलीज्ड इनटू द ब्लड बाय बीटा सेल्स। इंसुलिन कहाँ से रिलीज़ होता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इंसुलिन बीटा सेल्स बॉडी के पेनक्रियाज में होते हैं, बीटा सेल्स, वहाँ से ये इंसुलिन सीक्रेट होता है। फाउंड इन द आइसलेट ऑफ लैंगरेंस। आइसलेट ऑफ लैंगरेंस जो पेनक्रियाज का होता है वो स्ट्रक्चर होता है, हम बाद में देख लेंगे इसको, उसके अंदर बीटा सेल्स होते हैं और वहाँ से ही इंसुलिन सीक्रेट होता है, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज टिपिकली आफ्टर ईटिंग। अब यही रिस्पॉन्स होता है कि भैया जैसे ही बॉडी में अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है, टिपिकली आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के जस्ट बाद में क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में ग्लूकोज अपने आप बढ़ेगा बॉडी में। जैसे ही वहाँ से ग्लूकोज ज़्यादा होगा और हमारे इंसुलिन के जो सिक्रेशन होगा वो कहाँ से होगा, बीटा सेल से होगा। और यही होता है इसमें, इंसुलिन इस टाइप से वर्क करेगा और इस टाइप से इंसुलिन अगर वर्क नहीं कर पाता है तो हमें टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम इंसुलिन इज़ यूज्ड बाय अबाउट 2/3 ऑफ द बॉडीज़।
cells to absorb glucose from the blood for use as fuel, for conversion to other needed molecules for storage. ठीक है, ग्लूकोज का स्टोर भी होता है. इंसुलिन यूज बाय अबाउट 2/3 ऑफ बॉडी, 2/3 पार्ट ऑफ बॉडी. सेकेंड थर्ड जो पार्ट होता है बॉडी का, उसके जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ग्लूकोज की मात्रा उनको बहुत ज़रूरी है रहना. वो क्या करते हैं, ब्लड से लेते हैं, ब्लड से जैसे ही मिलेगा उनको वो एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, एज अ उनकी एनर्जी यूज़ कर लेते हैं फॉर कन्वर्जन टू अदर नीडेड मॉलिक्यूल्स. और जो दूसरे मॉलिक्यूल्स को जो नीड होती है वो क्या करते हैं, सेल्स अपने पास स्टोर करके और ग्लूकोज ब्लड से ले लेते हैं. फॉर द स्टोरेज के लिए भी यूज़ होते हैं फर्दर. ठीक है. इंसुलिन इज आल्सो द प्रिंसिपल कंट्रोल सिग्नल फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन. इंसुलिन क्या करता है, प्रिंसिपल कंट्रोल सिग्नल होता है एक, ठीक है, जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में फॉर इनिशियल स्टोरेज इन लीवर एंड मसल सेल्स. क्या करता है, लीवर और मसल सेल्स की स्टोरेज के लिए इंसुलिन क्या करता है, प्रिंसिपल कंट्रोल सिग्नल होता है. ठीक है, जहाँ से ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है. लोवर्ड ग्लूकोज लेवल रिजल्ट बोथ इन द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल्स. अगर ग्लूकोज यहाँ क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम खाना खा रहे हैं ग्लूकोज बढ़ रहा है, ग्लूकोज बढ़ेगा तो इंसुलिन का सिक्रेशन भी बढ़ेगा. और अगर ग्लूकोज का लेवल यहाँ पर कम हो रहा है तो इंसुलिन का सिक्रेशन भी कम हो जाएगा. ठीक है. इसमें इफ़ द अमाउंट ऑफ इंसुलिन अवेलेबल इज़ सफिशेंट, अगर मान लो इंसुलिन का अवेलेबिलिटी सफिशेंट है, इनसफिशेंट हुई, मान लो बॉडी में ग्लूकोज प्रॉपर तरीके से बन रहा, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इंसुलिन की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, मान लो इनसफिशेंट हो रहा है इंसुलिन, बॉडी में प्रॉपर तरीके से इंसुलिन नहीं है, तो क्या होगा, इट सेल्स रिस्पॉन्ड पुअरली, सेल के जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत पुअर होगा, कम होगा. इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन पे इफेक्ट बहुत कम होगा. फिर देयर कैन बी परसिस्टेंट हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा. पुअर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा ठीक से. एंड अदर मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट्स सच एज एसिडोसिस. इसमें क्या है, एसिडोसिस होने के भी चांसेस हो जाएंगे. अब जैसे मान लो अवेलेबिलिटी पूरी तरीके से इंसुलिन की नहीं है, मतलब सीधा है कि बॉडी में अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो गई है तो क्या करेंगे, सेल जो है रिस्पॉन्स करना कम कर देंगे, क्योंकि जैसे ही बॉडी में इंसुलिन कम हुआ है, बॉडी में क्या है, प्रॉपर तरीके से सेल्स को फूड नहीं मिल पाएगा, उनका जो फ्यूल होता है, जो खाना होता है वो नहीं मिल पाएगा. और वो नहीं मिलेगा तो इनसेंसिटिविटी भी हो जाएगी, रेजिस्टेंस भी हो जाएगा बहुत ज़्यादा सेल्स में. और देयर कैन बी प्रेजेंट हाई लेवल ब्लड शुगर. वो क्या करेगा, ब्लड शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा ठीक से, और अदर मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट्स हो जाएंगे. मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाएगा, पूरी बॉडी में मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म होता है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा. और क्या होगा, एसिडोसिस भी हो जाएगा बहुत ज़्यादा. एसिड की मात्रा बॉडी में बढ़ेगी तो एसिडोसिस भी बढ़ेगा, एसिडोसिस हो जाएगा. ठीक है. मेटाबॉलिक, ठीक है, मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म ये सब डिस्टर्ब होंगे तो एसिडोसिस भी होना बनता है इसमें. तो हमने देखा कि इंसुलिन क्या होता है और कैसे वर्क करता है बॉडी में, और टाइप 1 टाइप 2 की बात करी थी हमने. तो अब हम कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं कि अगर डायबिटीज़ है पेशेंट को, मान लीजिए पेशेंट्स को डायबिटीज़ है और काफ़ी टाइम से भी है, और मान लो अभी भी हुआ है, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आएंगे. तो इसके कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि हार्ट एंड ब्लड वेसल डिजीज़. डायबिटीज़ होगा तो हार्ट की और ब्लड वेसल्स की बहुत सारी डिसीज़ेस के चांसेस होते हैं. नर्व डैमेज होती है, न्यूरोपैथी हो जाएगी, न्यूरोपैथी में नर्व सारे प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे, तो वही कन्फ्यूजन होगा. शुरू में हमने सिम्टम्स में बताया था कि इसका कन्फ्यूजन होता है, माइंड डिस्टर्ब होता है पेशेंट का. तो इसमें हम यहाँ पे इसका देख लेते हैं. नर्व डैमेज हो जाता है, न्यूरोपैथी हो जाती है. किडनी डैमेज होती है, न्यूरोपैथी होती है. ठीक है. किडनी डैमेज कैसे होगी, इसका एक अपना मेडिकल टर्म में न्यूरोपैथी बोलेंगे किडनी डैमेज को. जैसे नर्व डैमेज को हमने न्यूरोपैथी बोला है, किडनी डैमेज को नेफ्रोपैथी बोलेंगे, और आई डैमेज को हम रेटिनोपैथी बोलेंगे. ठीक है. तो नर्व डैमेज होगा, नर्व डैमेज से कन्फ्यूजन, मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ेगी. किडनी डैमेज होगा तो वही पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. पूरा बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा प्रॉपर तरीके से. एक तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पा रही है, दूसरे फंक्शंस भी उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं. इनसे क्या है, ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं.
तो बॉडी में बहुत ज़्यादा डिसीज़ेस बढ़ जाती हैं, जैसे कि नर्व डैमेज हो गया, किडनी डिसीज़ हो गई, आई डैमेज हो गई। आई डैमेज में रेटिनोपैथी हो जाती है। आई डैमेज अगर ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, तो आई का रेटिनोपैथी भी हो सकती है, आई डैमेज हो सकती है। पेशेंट को देखने में बहुत ज़्यादा ब्लड विजन होगा और अंधेपन का बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन होगा, ठीक है। हियरिंग का इम्पेयरमेंट, डायबिटीज़ अगर किसी पेशेंट को है तो हियरिंग इम्पेयरमेंट भी होंगे, सुनने की क्षमता में बहुत ज़्यादा डिप्रेस होगा पेशेंट, सुनने की क्षमता कम हो जाएगी, ईचिंग होगी, ईचिंग भी होगी, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। डायबिटीज़ में हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। मान लीजिए आपने डायबिटीज़ से ज़्यादा डायबिटीज़ की मात्रा है और मान लीजिए आपने उसमें कुछ ड्रग ले लिया, इंसुलिन ज़्यादा ले लिया, तो ड्रग और इंसुलिन का इफेक्ट इतना हो गया कि बॉडी के सेल्स प्रॉपर तरीके से हमें रिस्पॉन्स नहीं कर पाए और हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, तो भी पेशेंट की जान जाने का खतरा होता है। और ये सब कीटो एसिडोसिस हो गई, कीटोन बॉडीज़ बॉडी में बहुत ज़्यादा बनने लग गई है और कीटोन बॉडीज़ स्टोर हो रही हैं बॉडी के अंदर ही, तो ये क्या है, प्रॉपर तरीके से यूरिन के थ्रू निकल नहीं रही कीटोन बॉडीज़ और बॉडी में ही जमा हो रही, इकट्ठा हो रही है, तो ये सब इन्फेक्शन का चांसेस हो सकता है इसके अंदर। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस, बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसके अंदर। तो हमें डायबिटीज़ मेलाइटिस को कंट्रोल करने के लिए ध्यान देना पड़ेगा फूड पे, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे, लाइफस्टाइल हमारी चेंजेस करनी पड़ेगी, या फिर डायबिटीज़ से हार्ट का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। इन सब चीज़ों में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो हमने अभी कॉम्प्लिकेशंस इसका देख लिया है यहाँ पे। कॉम्प्लिकेशन कुछ इसमें कुछ एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे मान लो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, कीटोन बॉडीज़ बॉडी में बनती है, कीटोन बॉडीज़ रह जाती हैं, बाहर नहीं निकल पाती। हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, हाइपरमोलर स्टेट में हाइपरग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही इंसुलिन का सिक्रेशन कम होगा, वैसे ही ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ेगा और ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, तो हाइपरग्लाइसीमिया होना कंपलसरी है। ऑब्वियसली हाइपरग्लाइसीमिया हो ही होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। कभी कभी मान लीजिए बॉडी के सेल्स या इंसुलिन हम दे रहे हैं वो एक्ट नहीं कर पाता है, और कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, डिपेंडेंट होता है कि हमने खाना ठीक से नहीं खाया है कभी कभी, तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन उसका आ जाता है, ठीक है, कि डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस है या हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। इसमें हम नेक्स्ट ब्लर विजन एक कॉम्प्लिकेशन है, हमने पहले भी अभी देखा है मैंने और थोड़ा सा निकाल के इसमें दिखाया है आपको। ब्लड विजन हो जाएगा, ब्लड विजन से रेटिनोपैथी भी हो सकती है इसमें, ठीक है। देखने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन इन फीमेल्स और बेलेनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनिस। फीमेल्स में क्या होगा, वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, और जो मेल्स में होगा वो इन्फ्लामेशन ऑफ पेनिस का इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। टिंगलिंग और नम्बनेस इन हैंड्स और फीट, टिंगलिंग सेंसेशन होगा हाथों में, एक टिंगलिंग सेंसेशन होगा, और हैंड्स और फीट में भी नम्बनेस होगी, बहुत ज़्यादा कमजोरी आएगी, नम्बनेस होगी, काम नहीं कर पाएंगे ठीक से, पकड़ नहीं पाएंगे किसी चीज़ को। एजेड पर्सन को आपने देखा होगा उस टाइप से हैंड और फीट हो जाएंगे इसके अंदर। फटीग होगा, बहुत ज़्यादा थकावट, मेलेज महसूस होगी, बहुत ज़्यादा थकावट होगी, पेशेंट इज़ नॉट कोऑपरेटेबल होगा, और नोशिया वॉमिटिंग के चांसेस में बहुत रहेंगे, कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे इसके, नोशिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होगा इसके अंदर। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस शो करते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस है और कितनी मात्रा में है, तो ये हमें डायग्नोस करना इसको बहुत ज़रूरी होता है, इन सब चीज़ों से पता चलता है, ठीक है। हमने पिछले कुछ कॉम्प्लिकेशंस में देखा है कि इसमें कुछ नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस भी थे, जो कि छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी देखे हैं हमने। लेकिन हम एक बार और इसको पढ़ लेते हैं, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं, क्रॉनिक होते हैं, जिनसे दूसरे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और बॉडी में भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, जो कि क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं, जो कि क्या क्या है अपन देख लेते हैं। इसमें वैस्कुलर डिसीज़ हो जाती हैं क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस, वैस्कुलर डिसीजेस जैसे कि हार्ट की जो वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उनमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। माइक्रोवैस्कुलर एंड मैक्रोवैस्कुलर डिसीज़ हो जाते हैं, जो छोटी वेसल्स होती है, जो बड़ी वेसल्स होती हैं, उनमें भी चांसेस होते हैं, वो भी ख़राब हो जाती है। डायबिटीज़ न्यूरोपैथी होती है, नर्व सेल डैमेज हो जाती है, उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा है क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस में, हम देख लेते हैं डायबिटीज़ न्यूरोपैथी और डायबिटिक रेटिनोपैथी हमने पढ़ा है अभी। रेटिनोपैथी हो जाएगी, पेशेंट को दिखने में प्रॉब्लम आएगा, और ब्लड विजन होगा बहुत ज़्यादा। डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी होगी,
कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी में डिफरेंस आएगा। बॉडी कार्डियक प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, और जैसे वर्क नहीं करेगा तो वेसल्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और वेसल्स पे इफेक्ट पड़ेगा तो पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और इससे क्या होगा, पेशेंट में वैसे ही क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस आने चालू हो जाएंगे, और इसका दूसरा भी इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है। जैसे ही कार्डियक सिस्टम वीक हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा बॉडी के, और यूरिन यूरिनरी सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ेगा अपना, और अधिकतर बॉडी के जो सिस्टम है उन पर इफेक्ट पड़ेगा इसका, कार्डियोमायोपैथी का, ठीक है। डायबिटीज़ एंजियोपैथी होती है, ठीक है। ये सारे बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब हम देख लेते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस कोलैबोरेटिव केयर। डायबिटीज़ मेलाइटस कोलैबोरेटिव केयर में क्या क्या देखेंगे हम, पेशेंट्स टीचिंग, कि पेशेंट को क्या टीच कर रहे हैं, क्या टीच करना है, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस जो पेशेंट्स को हम टीच करेंगे वो किस टाइप से टीच करेंगे, क्या टीच करेंगे, और पेशेंट्स को न्यूट्रिशन थेरेपी देंगे, न्यूट्रिशन क्या क्या उनको न्यूट्रिशन लेना चाहिए। ड्रग थेरेपी देंगे, ड्रग थेरेपी में हमारी सारी मेडिकेशंस आ जाएंगी। एक्सरसाइज में पेशेंट्स को डेली रूटीन लाइफस्टाइल के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। सेल्फ मॉनिटरिंग और ब्लड ग्लूकोज, पेशेंट को सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए भी हम प्रोत्साहित करेंगे, और ब्लड ग्लूकोज लेवल डेली चेक करने के लिए हम कहेंगे, ठीक है। ये कोलैबोरेटिव केयर में आते हैं सारे। अब इसको हम अलग अलग से एक से देख लेते हैं। पेशेंट टीचिंग में हम पेशेंट को क्या क्या टीच करेंगे, पेशेंट को हम न्यूट्रिशनल थेरेपी के बारे में बताएंगे। पेशेंट टीचिंग में ड्रग थेरेपी के बारे में बताएंगे, दूसरा एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, और सेल्फ मॉनिटरिंग में ब्लड ग्लूकोज लेवल के बारे में बताएंगे कि सेल्फ मॉनिटर करे वो, ताकि उसको पता चल सके कि डायबिटीज़ मेलाइटस कितना ज़्यादा हुआ है, या कितना फैला हुआ है, या फिर होने के कितने चांसेस